जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबों के बीच। आज हम लोग बात करेंगे, जो कल पढ़े थे हम लोग हिस्ट्री पार्ट 1। तो हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा था इतिहास के शुरुआती दौर में क्या क्या चीज़ें हुई थी और इतिहास कितने प्रकार के होते थे। तो पाक्य इतिहास, पाक्य ऐतिहासिक, आर्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, इसमें हम लोग देखे थे कि कल पाक्य ऐतिहासिक को हम लोगों ने देखा था और पूरे विस्तार से समझे थे कि पाक्य ऐतिहासिक को पाषाण काल कहा जाता है और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसमें क्या था कि पूरा पाषाण में आग का खोज हुआ था और मध्य पाषाण काल में जो हुआ था अंत्योष्टि कार्यक्रम हुआ था और उसको माइक्रोलिथ के नाम से भी जानते हैं और उसमें छोटे छोटे पत्थर को नुकीले बना करके हथियार के रूप में किया जाता था। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था सबसे ज्यादा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में खेती का प्रारंभ किया गया था पाकिस्तान में मेहरगढ़ में, जो सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच में था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि खेती के बारे में हम लोग देखते हैं। तो खेती से कई सारे प्रश्न आते हैं जब हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। ये खास तौर पे स्टेट पीएससी एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि यह इम्पोर्टेंट एसएससी के लिए ज़्यादा नहीं है, इसमें से बहुत कम ही क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जब आप स्टेट पीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हो तो इस पाषाण काल से अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नव पाषाण काल में जो कृषि के अवशेष होते हैं वह कई जगहों पे पाए जाते हैं और मुख्य रूप से देखा जाता है कि जो जैसे जैसे इतिहास में खोज होते जाता है वह कहीं ना कहीं अवशेष मिलते जाते हैं। तो उसी हिसाब से फिक्स कह पाना संभव नहीं हो पाता है कि कौन सा जगह कब कहाँ उत्पत्ति हुआ, लेकिन जिस जगह को अभी वर्तमान में खोजा नहीं गया है उन्हीं चीज़ों को इतिहास के स्रोतों से हमें पता चलता है और उन्हीं बातों पर हम लोग भरोसा करते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले खेती का जो अवशेष मिला था नव पाषाण में मिला था। नव पाषाण काल में, चूंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान का इलाका था और यहाँ पे मेहरगढ़ एक जगह था। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में पड़ता है और यह सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच में यह एक जगह था और यहीं पे क्या हुआ था कि मनुष्य जो उस समय के मानव थे यहाँ पे रहना सीखे थे सुव्यवस्थित ढंग से। खेती तो सब जगह मिल गई थी, लेकिन कहा जाता है इसमें से 7000 साल पहले जो क्या था, खेती के अवशेष प्राप्त हुए थे, लेकिन वह सुव्यवस्थित ढंग से नहीं थे। सुव्यवस्थित ढंग से खेती हमें देखने को मिला था और इसमें खेती के भी कई सारे अवशेष मिले थे। इन अवशेषों में देखा जाता है जो आदमगढ़ में मिलता है, जो मुख्यतः 3 जगह ऐसे हैं जहां पे खेती के अवशेष मिलते हैं। आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे क्या हुआ था कि खेती तथा पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए थे और यहाँ पे क्या था, ये मिले थे लेकिन यह व्यवस्थित ढंग से नहीं थे। अर्थात व्यवस्थित खेती उसे कहा जाता है जैसे सुव्यवस्थित, जैसे किए हैं। मानकर चलो ये बड़ा सा खेत है, इसमें यहाँ कुछ लगा दिया, इसमें यहाँ कुछ लगा दिया, यहाँ कुछ लगा दिया, तो यह व्यवस्थित खेती नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी वे लोग खेती करते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं था। फिर आजमगढ़, देखिए ये आजमगढ़ नहीं है, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है लेकिन आजमगढ़ नहीं होगा, आदमगढ़ होगा। नाम याद रखिएगा, अच्छे से कंफ्यूज हो जाता है। और यह आदमगढ़, उसके बाद बागोर जो राजस्थान में है, राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ पे हो जाएगा इसका, एक हो गया आदमगढ़, दूसरा हो गया बागोर और तीसरा हो गया सराय बहादुरगढ़। सराय बहादुरगढ़ जो कि यह उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। सराय बहादुरगढ़ ये उत्तर प्रदेश में है। इसमें क्या हो गया कि यहाँ पर जो था इसमें मिला था, देखिए खेती का अवशेष हमें कहाँ प्राप्त हुए थे सर्वप्रथम नव पाषाण काल में। कहाँ पे वो प्राप्त हुआ था हमें? पाकिस्तान में। जगह का नाम था मेहरगढ़, जो सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच में था। पूछता है, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद से धीरे धीरे इन सब जगहों पे खेती के अवशेष के साथ साथ पशुपालन के भी अवशेष प्राप्त होते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वह मेहरगढ़ के पहले यहाँ खेती करते थे, जानवर पालते थे। और मनुष्य सबसे पहले किस जानवर को पाला था? कुत्ता को पाला था। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। यहाँ जो खेती मिले थे वह सुव्यवस्थित ढंग से नहीं थे। सुव्यवस्थित खेती हमें नव पाषाण काल में मिली कहाँ?
मेहरगढ़ में। तो खेती के अवशेष हमें कहां कहां से प्राप्त हुए थे? आदमगढ़, दूसरा बागोर, और तीसरा, और बागोर कहाँ है? राजस्थान में है। और तीसरा है सराय बहादुरगढ़। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसको ध्यान रखेगा, आजमगढ़ मत पढ़िएगा, ये राजस्थान में है। ये राजस्थान पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सराय बहादुरगढ़ उत्तर प्रदेश में है। लेकिन यहाँ पे क्या होता था? खेती के अवशेष मिले लेकिन सुव्यवस्थित ढंग से नहीं थे। सुव्यवस्थित ढंग से हमें खेती कहाँ मिला था? मेहरगढ़ में। पाकिस्तान। जो पहला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये दूसरा पार्ट है इतिहास का, मेहरगढ़ में हुआ था। लेकिन वर्तमान में एक जगह का खोज हुआ है, वर्तमान में एक जगह का खोज हुआ है जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, जिसका जब पुरातात्विक विभाग ने रिसर्च किया तो पता चला कि 8000 साल पहले का अवशेष प्राप्त हुआ कृषि के, जिस जगह का नाम है लोहुरा देव। इस जगह का नाम था लोहुरा देव, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? कुलडीहवा था। कुलडीहवा इलाहाबाद के पास था। कुलडीहवा में चावल यानी कि धान का अवशेष प्राप्त था, शुरू सबसे पहले उपजाया गया था वहां कुलडीहवा में। और लोहुरा देव था, यहाँ पे लोहुरा देव जगह का नाम है, जहाँ पे वर्तमान में 8000 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले 8000 ईसा पूर्व पहले यहाँ अवशेष प्राप्त होते हैं। और मिला है उतना दिन तक का लोहुरा देव जगह नाम है उत्तर प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लीजिएगा कि लोहुरा देव। और कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दोनों ऑप्शन नहीं देगा, इतना याद रखिएगा कि एग्जाम में एक साथ दोनों ऑप्शन नहीं दे सकता है। अगर पूछता है कि सबसे पहले कृषि का व्यवस्थित कृषि कहाँ किया गया था, तो ऑप्शन में मेहरगढ़ दे सकता है, या फिर ऑप्शन में लोहुरा देव दे सकता है, या फिर जब दोनों देगा तो सबसे पहले हम लोग लोहुरा देव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश में स्थित है और 8000 साल पहले खोजा गया था। अब मध्य पाषाण काल में कुछ प्रश्न बन जाते हैं। मध्य पाषाण काल में मध्य पाषाण काल में जिस तरीके के प्रश्न बनते हैं तो उसमें दो जगह काफी फेमस है। मध्य पाषाण काल में दो जगह काफी फेमस है, एक दमदमा है और दूसरा है महदहा। महदहा, और ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। और दमदमा, एक दमदम है जो कि बंगाल में पड़ता है, दमदम एयरपोर्ट अलग हो गया और ये दमदमा अलग है। दमदमा और महदहा ये उत्तर प्रदेश में दोनों एक ऐसे जगह है जो काफी इंपॉर्टेंट है जब भी मध्य पाषाण काल के बारे में पूछेगा तब। मध्य पाषाण काल में हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में कि वहां पे अंत्योष्टि कार्यक्रम होता था, और अंत्योष्टि कार्यक्रम तथा उसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। उसमें 16 संस्कार के बारे में हम लोग जाने थे, जिसमें सबसे अंतिम संस्कार मृत्यु होता है। तो दमदमा उत्तर प्रदेश में है पहला, और दूसरा महदहा ये भी उत्तर प्रदेश में है। यह दोनों इसलिए फेमस है, देखिए मध्य पाषाण काल में आते हैं। ये दमदमा इसलिए फेमस है कि दमदमा में लगभग 40 शव प्राप्त होते हैं एक साथ, इसीलिए इसे इसीलिए यहाँ पे 40 मिले थे, यहाँ पे अस्थि मिले थे। और महदहा में हड्डियों के हथियार मिले थे, हड्डियों के हथियार मिले थे। ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। याद नाम रखेगा कि दमदमा कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे दमदम भी दे सकता है, दमदम जो कि बंगाल में है, दमदम नाम से एयरपोर्ट भी है और यहाँ पे वहाँ एयरपोर्ट भी है, लेकिन ये दमदमा दूसरा है और महदहा यहाँ दूसरा है। महदहा में हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए थे और दमदमा में यहाँ पे लगभग 40 शव मिले थे, अस्थि मिली थी। और ये हो जाता है यहाँ पे। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। जब हम लोगों ने प्राक ऐतिहासिक पढ़ा था, उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें ताम्र युगीन आता है, तांबे की खोज होती है इसमें। फिर आद्य ऐतिहासिक में यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे कांस्य से मिलता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रागैतिहासिक काल में जो होगा, प्रागैतिहासिक काल में तांबे की खोज हुई, आद्य ऐतिहासिक काल में कांस्य की खोज हुई, और यहाँ पे ऐतिहासिक काल में लोहे की खोज हुई। और लोहे की खोज इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि
काफी काम आसान कर देता है, चाहे किसान हो चाहे कोई भी हो, चाहे आज के जनरेशन में हम लोग देखें सामान्यतः हर काम लोहे से हम लोग करते हैं, हर कहीं ना कहीं लोहे का उपयोग होता ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे और बाकी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल के बाद हम लोग चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो यहाँ पे देखिए आध ऐतिहासिक जैसे कि मैंने बताया था, आध ऐतिहासिक लिखित है लेकिन उसे पढ़ पाना संभव नहीं है। आध ऐतिहासिक के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए आध ऐतिहासिक ये क्या है? लिखित में है लेकिन पढ़ पाना मुश्किल है। इसे हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें पढ़ नहीं सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा जो मिला था ये इसी का लिपि मिला था। उसमें ऐसे लिपि मिले थे वहां की, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिपि नहीं था। वहां पे सिर्फ चित्र देख करके समझा जाता था, यानी कि भावनात्मक में था, वह भाषा भाव चित्रात्मक था, यानी कि वह भाव चित्रात्मक था। यानी कि चित्र देख करके हम बताते थे कि क्या भाव प्रकट कर रहा है, चाहे सामने वाला आदमी क्या कर रहा है। तो इसमें देखिए भाव चित्रात्मक था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के पीछे कई सारी कहानी है, यानी कि जब इतिहास पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता उस समय इतने सभ्य लोग थे, यानी कि संस्कारों की नगरी कही जाती थी। वहां पे A to Z उपलब्ध था। और वहां पे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की कोई लिपि नहीं थी, कोई उसकी लिपि नहीं थी। अभी वर्तमान में हमारी लिपि क्या है? देवनागरी। भाषा क्या है? हिंदी। ये हमारी भाषा नहीं है, ये देवनागरी लिपि है हम लोग जो बोलते हैं, और भाषा हमारी हिंदी है। तो इसमें हो जाता है। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। इसका शुरुआत 25,000 ईसा पहले था, यानी कि वर्तमान समय में लगभग 4,500 ईसा पूर्व, आज से 4,500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना हो चुकी थी। और वर्तमान में ईसा मसीह के जन्म के पहले देखा जाए तो ईसा मसीह के जन्म के पहले 2,500 साल पहले इसकी शुरुआत हुई। इसकी कोई अपनी लिपि नहीं थी, लिपि इसकी नहीं थी। भाव चित्रात्मक थे, यानी कि चित्र देख करके क्या होता था? चित्र देख करके लोग बताते थे कि सामने वाला आदमी क्या कर रहा है, चाहे उसमें कुछ भी हो। लेकिन सबसे इसका असर आज भी है पूरी दुनिया में, यानी कि छोटे छोटे बच्चे को भी आज भाव चित्रात्मक के अनुसार पढ़ाया जाता है। जैसे नर्सरी के बच्चे हैं तो एप्पल का बना दिया जाता है, जिसको बोला जाता है ए फॉर एप्पल। यह चित्र देख करके समझता है, वो अक्षर का ज्ञान उसको बाद में होता है, पहले चित्र का ज्ञान होता है। तो इसी तरह भाव चित्रात्मक थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी कई मिले हैं, उनकी कोई लिपि नहीं थी, जिसे पढ़ पाना मुश्किल था। अब यहाँ पे क्या होता है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सभी लोगों का एक नगरी था। यहाँ पे क्या होता है? एक बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे अफ्रीका में भले मानव की उत्पत्ति हुई, लेकिन जो उसे संस्कार दिया वह एशिया दिया था। यह एग्जाम में आता है कि अफ्रीका में मानव की उत्पत्ति हो गई, लेकिन एशिया में रहना सीखे, खाना सीखे, जीवन यापन सीखे, कृषि सीखे, A to Z जो जानवर पालना था ये सीखे थे। तो इसमें क्या था? यह एशिया में, अफ्रीका में उत्पत्ति हुई मानव की, और एशिया में इन लोगों ने जीवन यापन करना सीखा था। अब इसमें यह दे दिया गया कि जब यहाँ पे पता चला कि जब यहाँ अंग्रेजी हुकूमत थी, धीरे धीरे भारत में अंग्रेजी सरकार आने लगी, अंग्रेजी हुकूमत आ गई। तो धीरे धीरे इन लोगों ने किया था। बाद में जब शुरू हुआ यहाँ पे तो एक अंग्रेज था जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। इसने सबसे पहले कहा सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया कि इस जगह का सर्वेक्षण करो। क्योंकि वो क्या था कि वो एक जगह जा रहा था तो देखा कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है तो कुछ हिस्सा भारत में है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे ये इसके पाकिस्तान का बॉर्डर है
पाकिस्तान। तो यहाँ पे क्या था, कुछ हिस्सा इसमें था सिंधु घाटी का, तो इसमें से चला जाता था, कुछ हिस्सा इधर पाकिस्तान तक था और कुछ हिस्सा इधर गुजरात में, इधर दिल्ली साइड तरफ ऐसे ऐसे था। तो कुछ हिस्सा मिला करके इसमें तो सिंधु घाटी सभ्यता कुछ पाकिस्तान में मिलती है, कुछ भारत में मिलती है। सर्वेक्षण करने का जो फैसला दिया गया इसके चार्ल्स मैसन के द्वारा, चार्ल्स मैसन ही पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा था कि इस जगह को सर्वेक्षण किया जाए, क्योंकि कुछ जगहों पे ऐसा देखा था कि जमीन के सतह से कुछ घर थे, वो घर ऊपर थे, ऐसे घर था, तो इसके ऊपरी सतह आधा दिख रहे थे जमीन के सतह से, बाकी जमीन के अंदर थे। तो इसने कहा चार्ल्स मैसन को कि इसको खुदाई किया जाए, यहाँ कुछ खजाना निकल सकता है, क्योंकि अंग्रेज आए ही थे भारत में धन लूटने के लिए। 1600 ईस्वी में आ चुकी थी उसकी कंपनी, और यहाँ पे क्या था, धीरे धीरे अंग्रेजों को माता है जैसे ही पता चला, लोगों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, लेकिन चार्ल्स मैसन ने मैसेज दिया था सबको, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर बाद में आए थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने कहा कि हम इस जगह को खुदवाएंगे, इसीलिए जॉन मार्शल ने खुदवाने के लिए किसको नियुक्त किया, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। इसके पहले देखिए, जॉन मार्शल एक सरकारी अधिकारी था, एक मतलब जैसे कि अभी वर्तमान में कलेक्टर है, एक जिले के मालिक होते हैं, उसी तरह ये अंग्रेजी हुकूमत में जॉन मार्शल एक सरकारी अधिकारी था, जिसको यह अधिकार था कि कहीं भी, लेकिन जॉन मार्शल सरकारी अधिकारी होने के नाते कहीं भी सरकारी संपत्ति को खोद नहीं सकता था। चार्ल्स मैसन ने क्या किया, सर्वेक्षण के लिए आदेश दे दिया। आदेश दिया किसको, तो मार्शल, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने कहा कि हम इसे खुदाई करवाएंगे, लेकिन जॉन मार्शल क्या था, एक अंग्रेजी हुकूमत में यानी कि ब्रिटिश सरकार में एक अधिकारी था, जिसने एक दयाराम साहनी नाम के व्यक्ति को नियुक्त किया और कहा कि आप इसे खुदाई करो, और इस खुदाई में जो भी कीमती वस्तुएं मिलेंगी या फिर जो भी कठोर वस्तुएं मिलेंगी उसे तोड़ना नहीं है, बिना परमिशन के, बिना इजाजत के। तो यहाँ पे दयाराम साहनी को नियुक्त किया गया, किसके द्वारा, मार्शल के द्वारा। यह एग्जाम में पूछता है। सर्वेक्षण, चार्ल्स मैसन ने सर्वेक्षण करने के लिए क्या दिया, निर्देश, सर्वेक्षण किया, और मार्शल ने इस जगह को नापने का काम किया था कलिंघम। कलिंघम ने इस जगह को नापा और घोड़े पे बैठकर पूरा चारों तरफ नाप दिया और बोला कि इसका जो दूरी है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी कि उसने कहा कलिंघम को ही भारत का पुरातात्विक का जनक कहा जाता है, कि कलिंघम ने ही भारत में पुरातात्विक का मतलब कि विस्तार किया और इसको बढ़ावा दिया। कलिंघम घोड़े पे बैठकर किसको नाप दिया, और इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लंबाई थी, जो की दूरी थी उनकी 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए, वर्ग किलोमीटर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसे कि 5 मीटर कोई लंबा कह दिया जाए, एक कमरा है 5 बाई 5 का एक कमरा है, तो ये 5 मीटर हो गया, तो ये हो गया, तो 5 गुणित 5 है 25 वर्ग मीटर, यही होगा। तो ऐसे ही था, चारों तरफ से लंबाई चौड़ाई नाप करके इसको नापा गया, तो देखा गया कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर इसको सीधा लंबा कर दिया जाए तो मतलब कि पूरी सूर्य से लेकर पूरा दुनिया नाप दिया जाएगा इसमें। तो यहाँ पे क्या था, चार्ल्स मैसन ने क्या किया, सर्वेक्षण के निर्देश दिए, सर्वेक्षण किया। मार्शल ने क्या किया, जॉन मार्शल ने क्या किया कि खुदाई का निर्देश भी इन्होंने दिया, और एक नियुक्त किया गया, एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया जिसका नाम था दयाराम साहनी। अब यहाँ से हो जाने के बाद इसकी खुदाई चालू की गई। जैसे जैसे दयाराम साहनी द्वारा खोदा गया, तो यहाँ पे कई चीजें ऐसे मिलने लगे कि सबको देख करके हैरानी होने लगी। सब देखकर अचंभित थे कि यहाँ पे ऐसे चीजें कैसे मिल रही है। जैसे जैसे वहां पे खुदाई चालू किया गया दयाराम साहनी के द्वारा, तो वहां पे उन्होंने खुदाई शुरू किया। एक सतह था, मानकर चलो कि 20 फीट का एक घर है, तो उसका 15 फीट जमीन के अंदर धंस गया और 5 फीट ऊपर था। तो धीरे धीरे खुदाई करते करते वह पहुंचने लगा। जहां नरम था वहां खोदता था, जहां हार्ड था वहां छोड़ देता था, क्योंकि उसे सख्त निर्देश था, कठोर निर्देश था कि अगर कोई भी कठोर वस्तु मिले तो उसे तोड़ना नहीं है, उसको छोड़ देना है। और कोई भी बहुमूल्य कीमती वस्तु मिले, हीरा मोती जवाहरात, तो उसको निर्देश देना है, किसको, जॉन मार्शल को एक बार सूचना दे देना है कि यहाँ पे ये वस्तु मिली है, आप इसे देख लीजिए। तो जैसे जैसे खोदता गया, जैसे जैसे खोदता गया, तो देखता गया कि ये सीढ़ी है। जैसे अंदर गया और खोदता गया और खोदता गया, खुदाई होते गई, तो लगभग 300 कमरे मिले थे। यह देख करके जॉन मार्शल काफी हैरानी में थे। 300 कमरे एक मिले थे, और
जैसे जैसे खोदते खोदते गया पूरा ऐसे बाउंड्री थे और इन्हीं बाउंड्री में 300 घर थे। यह देखकर अचंभित हो गया। खुदाई जारी रही, खुदाई जारी रही और जैसे खुदाई हुआ चारों तरफ लोग देखकर हैरान थे। जो वहां की सड़कें थी सीधा समकोणीय थी, 90 डिग्री एक दूसरे को काटती थी। जहां भी सड़कें बनी थी 90 डिग्री थी और वह सड़कें पूरब से पश्चिम की तरफ थी, पूर्व पश्चिम दिशा में थी। यानी कि पूर्व पश्चिम दिशा में उस समय कहा जाए कि आर्किटेक्चर इंजीनियर इतने मतलब कि बुद्धिमान थे कि उनको भी पता था कि पूर्व पश्चिम तरफ रोड बनाएंगे तो हवा के जो झोंके होंगे, हवाएं जब चलेंगी तो रोड ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन लोगों ने रोड का जब खोज किया तो रोड के साइड साइड में नाला बना था, नाला बना था। जब इन लोगों को लगा कि जब इधर से खुदाई करना शुरू कर दिए तो ये अंदर जाने लगे, अंदर जाने लगे। यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे देखे कि बड़ा सा होल था, गटर होल था। तो यहाँ से देखे कि यहाँ से भी एक नाला आ रहा, इधर से भी एक नाला आ रहा, इधर से भी एक नाला आ रहा, इधर से भी एक नाला आ रहा। तो वहां देख करके काफी इन लोगों को लगा कि जो यह नगरी है ये काफी शहरी थी, यहाँ के पढ़े लिखे लोग थे और यहाँ पे जो पक्के ईंटों के मकान मिले थे। काफी इंपॉर्टेंट बात है कि जहां भी लोग शहरी होंगे वहां तो अब इतना टेक्नोलॉजी में वे लोग आगे थे, तो यहाँ पे निश्चित है कि वहाँ के जो घर होंगे वह पक्के ईंटों के होंगे। अगर मिट्टी का होता तो खुदाई के दौरान ही यह मिल जाता, क्योंकि मिट्टी में ज्यादा दिन तक होगा नहीं। एक घर लगभग 80 से 90 साल तक रहता है, एक सीमेंट वाला घर। उसके बाद से धीरे धीरे मुश्किल से वह 150 साल तक 180 साल तक टिकाऊ रहता है। सीमेंट वाला घर भी बनाइएगा तो बाकी धीरे धीरे उसमें से जो अंदर का सरिया होगा, सीमेंट होगा, उसमें क्या होता है मजबूती कम होने लगती है और धस जाता है। तो खास बात ये मिली, यहाँ पे नाला मिला और जो सड़क थी वो पूरा पश्चिम की तरफ से और चारों तरफ से बाउंड्री था, चारों तरफ से बाउंड्री था। यानी कि इस तरीके के सोचा गया था कि वो इनके जो व्यापार थे मुख्य था वो कृषि आधारित थे और यहाँ इनका व्यापार विदेशों तक चलता था। यानी कि विदेशों में भी अपना व्यापार करते थे और जीवन यापन कृषि था। यहाँ के जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के, यह युद्ध के बारे में नहीं जानते थे या हथियारों के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। यह एक विकसित और सभ्य समाज कहलाता है। इसलिए अब सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कैसे पड़ा देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु नदी चाइना से निकलते हुए और भारत से होते हुए पाकिस्तान में आती है। चीन में इसका उद्गम केंद्र है। सिंधु नदी का सिंधु नदी चीन में निकलती है, चीन से निकलते हुए भारत होते हुए और पाकिस्तान में आती है। इसलिए जितने भी शहर थे इसके जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले गए थे, लगभग 300-350 शहर मिले थे। 350 शहर मिले थे, जिसमें से 200 शहर जो थे सिर्फ और सिर्फ गुजरात में थे। 200 शहर थे जो गुजरात में थे और बाकी जो शहर थे वह कुछ पाकिस्तान में थे तो कुछ कहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई 1921 में की गई थी। 1921 में किसके निर्देश पर? जॉन मार्शल। खुदाई का निर्देश भी दिया और नामकरण भी इसने रखा सिंधु घाटी सभ्यता का। देखिए सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि जो यहाँ के लोग रहते काफी सभ्य थे, इनको लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब था नहीं। और यहाँ जो हाई टेक्नोलॉजी थी, जो अभी वर्तमान में सरकार स्मार्ट गांव और स्मार्ट इंडिया बनाने की सोच रही है, उस समय स्मार्ट विलेज हुआ करता था, स्मार्ट शहर हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता। इसका नामकरण जॉन मार्शल ने रखा क्योंकि सिंधु नाम इसलिए रखा क्योंकि जो भी शहर मिलता था इसे कोई ना कोई नदी इसमें क्या करती थी, यहाँ पे सब नदी आकर के सिंधु नदी में मिलती थी। तो सिंधु नदी में मिलती थी, इसको सिंधु रखा गया। और जो भी यहाँ तो अगल बगल में थे वो घाटी ही कहलाते हैं। यानी कि किसी भी नदी के तट पर आप रहो तो वह घाटी कहलाती है। और सभ्यता इसमें जोड़ा गया क्योंकि ये लोग काफी हाई टेक्नोलॉजी में आगे थे और बाकी इन लोगों को सब लोग थे क्योंकि इनमें ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता नहीं था। और इनको जैसे सिंधु घाटी उजड़ने का कारण था बाढ़, माना जाता है क्योंकि सभी नदी के किनारे पे थे तो यहाँ पे बाढ़ आना लाजमी है। तो नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल। खुदाई का आदेश किसने दिया? जॉन मार्शल। सर्वेक्षण किसने किया? चार्ल्स मैसन। नापा किसने? कलिंघम। ये प्रश्न आते हैं और कलिंघम को ही भारत का क्या कहा जाता है? पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। और उसके बाद यहां हो गया खोदा किसने?
दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। अब इसमें देखिए 1921 में तो खुदाई चालू हुआ, 1921 में खुदाई चालू हुई 1921 में। लेकिन कोई भी चीज हम खोदते हैं, अब ऐसा नहीं था, जॉन मार्शल पागल नहीं था कि अपने खर्चे से दयाराम साहनी को पैसा देगा, लेबर को पैसा देगा और वहां पे खुदाई चालू करवाएगा। जब भी हम कोई सरकारी संस्था करते हैं तो उसका भी एक डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है पुरातात्विक विभाग। पुरातात्विक विभाग भारत में सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि कोई भी आर्कोलॉजिकल कार्य होता है, कहीं भी पुराने चीजें खोजनी होती है, उसके लिए फंड और बजट पास करता है कौन? सांस्कृतिक मंत्रालय। इतना याद रखेगा कि जो भी पुरातात्विक विभाग आता है हमारे अंदर, जो भी पुरातात्विक विभाग आते हैं वह टोटल सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि अभी सांस्कृतिक मंत्रालय के मंत्री कौन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। खुदाई उसका चालू हुआ 1921 में। बजट इसने एक आयोग बनाया गया, पुरातात्विक विभाग आयोग, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन एक ऐसा व्यक्ति था जो हिंदू मुस्लिम विभाजन पे भरोसा रखता था और इसी के बाद से ही बंगाल विभाजन प्रक्रिया शुरू हुआ था। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो लॉर्ड कर्जन क्या था? इसने कई सारे आयोग बनवाए, इसी ने पुरातात्विक आयोग बनवाया और यही क्या करता था? बजट पास करवाता था। कौन? लॉर्ड कर्जन। ये हो गया, इतना याद रखिए। नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल। खुदाई किसने किया? नामकरण किसने रखा सिंधु घाटी सभ्यता का? जॉन मार्शल। खुदाई का आदेश किसने दिया? जॉन मार्शल। सर्वेक्षण किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने। नापा किसने था? कलिंगम, जिसे भारत का पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। खोदा किसने? दयाराम साहनी ने। और खुदाई कब शुरू की गई थी? 1921 में। और इसको फंड कौन पास करता था? लॉर्ड कर्जन। लेकिन इस घाटी से कुछ मिला नहीं, कुछ ऐसे ही अवशेष मिले जिससे पता चलता था कि यहाँ के जो लोग थे काफी शहरी लोग थे, काफी डेवलप्ड थे और धीरे धीरे यहाँ पे इन लोगों का विनाश होता शुरू हो गया। अब धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था उसको त्रिभुजाकार माना जाता है। त्रिभुजाकार माना जाता है। जैसे कहीं भी कोई भी चीज हम लोग गणना करते हैं तो उसकी एक आकृति होती है, उसका एक लिमिटेशन होता है। तो वैसे ही देखिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे पश्चिम से लेकर पूरब तक यहाँ पे। और इसको याद रख लीजिएगा कि कोल्डिहुआ में सबसे पहले देखिए चित्रकला जो हमें प्राप्त हुआ था पाषाण काल में, जो भीमबेटका जगह में, वहां पे देखिएगा, याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश में कहा हुआ था, रायसेन में, रायसेन जिला के अंतर्गत भीमबेटका नाम का एक जगह है जहां पे चित्र मिला था। अब चित्र किस पे मिला था? यह गुफा के अंदर, गुफा के अंदर, या फिर शैल चित्र इसे बोल सकते हैं। शैल चित्र, इतना याद रखिएगा कि गुफा के अंदर चित्र मिला था और शैल चित्र इसे कह सकते हैं। और यहीं पे देखिए मद्रास, मद्रास में ही देखो यहाँ पे कहता तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी 5000 ईसा पूर्व में। और यहीं पे मद्रास में ही है पल्लवरन नाम का एक जगह है जहां पे सबसे पहले मानव खोपड़ी मिली थी। यहीं पे पल्लवरन में मानव खोपड़ी मिली थी, इतना याद रखिएगा। और भीमबेटका क्या है? रायसेन जिले के अंतर्गत पड़ता है, जहां पे चित्रकला मिली थी। किस पे? पत्थरों पे मिली थी, गुफाओं के अंदर मिली थी। और कोल्डिहुआ में चावल यानी कि धान के अवशेष प्राप्त हुए थे। कोल्डिहुआ कहाँ है? इलाहाबाद के बगल में है। और बिहार में अवशेष प्राप्त हुए थे चिरांद में। और यहाँ पे जो सिंधु नदी का उद्गम केंद्र है वो कौन सा है? चाइना है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे कुछ अवशेष मिले हैं, यानी कि कुछ हिस्सा जो था सिंधु घाटी सभ्यता का वो पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में था, इधर ऐसे कुछ हिस्सों में था यहाँ पे, तो यहाँ पे था। और यहाँ से होते हुए जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में था, चिनाब नदी के पास। और यहाँ पे दिल्ली में एक जगह पड़ता है, याद रखिएगा, दिल्ली में एक जगह पड़ता है जिसका नाम था हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर एक जगह है जो हिंडन नदी के किनारे है, यानी कि। और कुछ महाराष्ट्र में था, यहाँ पे महाराष्ट्र में जो था, यहाँ पे एक महाराष्ट्र में, और बाकी तो गुजरात में थे। और ये जो था यहाँ पे, ये थोड़ा सा दिल्ली में, ये उत्तर प्रदेश और बिहार इधर हो जाते हैं, और बाकी इधर झारखंड छत्तीसगढ़ ये सब हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो हो गया, यहाँ से सिंधु नदी निकलते हुए यहाँ पाकिस्तान में होते हुए जाती है। तो यहाँ पे क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो तो यहाँ तो था, तो
पूरब की तरफ यहाँ पे जो था उन लोगों का, तो पूरब की तरफ तो बढ़ा नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता पूरब की तरफ था नहीं। धीरे धीरे इन लोगों ने क्या था, आधा हिस्सा इसका, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में, कुछ गुजरात में ही 200 यहाँ पे हो जाते हैं, तो कुछ महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में एक जगह था जिसका नाम है दयामाबाद, जो प्रवरा नदी के पास में, और ये प्रवरा नदी मिलती थी सिंधु नदी में। उसके बाद से यहाँ पे दिल्ली में पड़ता है एक जगह जिसका नाम है आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के किनारे है। ये भी जाके कहाँ मिलता था, सिंधु नदी में। और ये कश्मीर में एक मांडा नाम का एक जगह है जो चिनाब नदी पे है, चिनाब नदी पे। अब यहाँ पे पाकिस्तान में पश्चिम में पाकिस्तान, ये क्या होगा, ये आपका हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण, और ये होगा पूरब, ये होगा पश्चिम। पश्चिम में जो पाकिस्तान में था, पाकिस्तान का नाम था, पाकिस्तान में जो मिला था वह जगह का नाम था, जिस जगह में दाशक नदी था, दाशक नदी। और दाशक नदी के पास ही जो था जिसका नाम था सुतकारगेडोर, जिस जगह का नाम था सुतकारगेडोर। अब यहाँ से क्या था, यह एग्जाम में पूछता है। अब इसमें हो जाता है कि एक दिक्कत हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसकी आकृति कैसे थी। किसी भी इतिहासकार अगर कोई चीज खोजता है तो उसके एक संरचना बना करके उसके अवशेष कहाँ कहाँ प्राप्त हुए उसे क्रमवार में सजाना है। तो यहाँ पे इसकी जो आकृति थी, देखिए यहाँ ज्यादा पूरब की तरफ बढ़ा नहीं था, नहीं तो इधर बिहार में कुछ मिलते, उत्तर प्रदेश में कुछ अवशेष मिले नहीं थे। इसीलिए इसको क्या किया गया था कि इसे त्रिभुजाकार मान लिया गया था, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति थी वह त्रिभुजाकार थी। धीरे धीरे यहाँ पे खोज होता गया, बहुत सारी चीजें मिलते गई, लेकिन इसमें भी कई सारे चीज हुए और बाकी चीज कई इतिहासकार अपना बात रखते रहे, और बात रखते यहाँ पे जो दुनिया का पहला बंदरगाह लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलता है, और सिंधु घाटी सभ्यता में है लोथल दुनिया का पहला बंदरगाह था, और जहाँ पे समुद्री मार्ग से ये लोग व्यापार करते थे। उस समय तक ज्यादा देशों का पता नहीं था, लेकिन जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के, उनका व्यापार विदेशों में भी था, और विदेशों में होने के कारण वो उन लोगों के पास अच्छा खासा नॉलेज था। और जैसे ही इन लोगों ने धीरे धीरे गया, और सभी नदियों जैसे थी, सभी नदियों के किनारे थे, तो इतना तो खैर समझ में आ ही गया था। और एक इतिहासकार ब्यूरो थे, ब्यूरो ने कहा था कि इतिहास एक विज्ञान है। हालांकि इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं, हेरोडोटस इतिहास के जनक कहे जाते हैं, लेकिन ब्यूरो ने एक स्टेटमेंट दिया था, कहा था कि इतिहास एक विज्ञान है। उनका मानना था कि हम किसी भी चीज को क्रमबद्ध तरीके से लेते चले तो एक विज्ञान की श्रेणी में आता है। जैसे कि प्रागैतिहासिक, आधि इतिहास और ऐतिहासिक, इसको हम लोग क्रमबद्ध में लेते चले। जैसे पाषाण युग, इसी में ताम्र पाषाण आता है, उसके बाद कांस्य युग आता है, फिर उसके बाद लौह युग आता है। लौह युग में आप जैसे पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, प्राचीन भारत, मध्य भारत, उसके बाद से आधुनिक भारत, समकालीन भारत। उसके बाद आप जाओगे तो उसमें विश्व का इतिहास मिलेगा, नेहरू का इतिहास मिलेगा, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सारी चीजें हमें पढ़ने को मिलेंगी। तो ये सब चीज हम लोग सीरियसली पढ़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करें, तभी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।